चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल रेसिडेंट जो मैंने कल आपको बताया था उसी के विषय में थोड़ी बात हम और कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछिएगा। अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं। हाँ, मुझे जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के नाते जो है जो कुछ थोड़ा बहुत बोलना है वो मैं बता दूं। देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये हुआ था कि जो भी कुछ इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है वो सब की सब जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। ठीक है, तो उसको हम अपने डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन आना चाहिए था वो पता नहीं क्यों नहीं आया। आप लोगों ने या तो पढ़ा नहीं है अभी तक, और पढ़ा भी है तो फिर ऐसे ही देखा है, मतलब कोई बहुत सीरियसली आपने नहीं लिया है। एक चीज़ इसमें ये देखिए लिखी हुई है, जो मैंने कल नोट्स बनाए उसमें लिखी हुई है द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, जो बंदा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वो बंदा कम से कम 1 साल या ज़्यादा समय से रह रहा हो। ठीक है। नंबर थ्री, उस बंदे का इंटरेस्ट इकोनॉमिक होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इसमें लिखा हुआ है साफ कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक होना चाहिए। का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो बंदा उसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी पर्टिकुलर कंट्री में अर्न करे, वहीं पर स्पेंड करे और वहीं पर सेव करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब थोड़ा सा ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हर बंदा जो है वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हो सकता है वो बंदा साल भर से कम समय में ही चला जाए वापस। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, हो सकता है कोई बंदा ऐसा है कि जो स्टडीज़ के पर्पज़ से आया है। हो सकता है कोई बंदा आया है टीसीएस वगैरह में काम करने के लिए। ठीक है, कोई ट्रेनिंग लेने के पर्पज़ से आया है। अब टीसीएस का ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है उसका, से बैंगलोर में है, मुझे पता नहीं वैसे एग्जैक्टली, से बैंगलोर में उसका जो है हेड ऑफिस है। अब वहाँ पर क्या है, वो ट्रेनिंग लेने के पर्पज़ से आया, ट्रेनिंग लिया 8-10 महीने, उसके बाद वो चलता बना। ठीक है, तो फिर वो क्या है, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा था ना, 10 महीने रहा ना, लेकिन उसकी इनकम को क्या हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट कर लें? नहीं करेंगे। क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा? नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, इसी तरीके से हमने जैसे, अब देखिए मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी एमएनसीज हैं हमारी, एमएनसीज का मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो जिनके ऑफिसेज, जिनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो अब्रॉड में है। ठीक है, जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे टाटाज हैं, ठीक है, जैसे अदानी है, तो ये सब क्या है, ये बड़े ग्रुप्स हैं। अब इनकी फैक्ट्रीज ज़रूरी नहीं इंडिया में ही हो। ठीक है, इनकी इनकी फैक्ट्री ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही हो सकता है इनकी एक रिफाइनरी सऊदी अरब में हो, अमेरिका में हो, किसी कंट्री में हो सकती। अब वहाँ पर क्या है कि इनकी जो भी इनकम होगी, अब सऊदी अरब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ठीक है, अमेरिका इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है, ये एक्सेप्शन है। कोई भी एमएनसी जो बाहर ऑपरेट करेगी, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑफिस, ऐसी कंपनी जो है वो हमारी नॉर्मल रेसिडेंट में कंसीडर होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये उनकी इनकम को, अगर सपोज सऊदी अरब में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस चल रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की होने वाली इनकम जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की होने वाली इनकम जो है वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। रिलायंस इंडस्ट्री चाहे इंडिया में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे सऊदी अरब में रहे, कहीं भी उनका प्लांट लगा हुआ है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के हुए? वो नॉर्मल रेसिडेंट हुए इंडिया के। उनकी इनकम को हम किस में काउंट करेंगे? उनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। इसी तरीके से सपोज कोई बाहर की कंपनी है, से एप्पल का जो है प्लांट जो है सपोज, या सैमसंग क्या है, सैमसंग यहाँ 20 साल काम करे या 25 साल काम करे, उनको हम अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते। ग्रेटर नोएडा में उनका एक प्लांट है, ठीक है, जहाँ पर वो मोबाइल वगैरह बनाते हैं। अब वो उनकी इनकम को हम किस में काउंट करेंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो है, हम उसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट करेंगे, लेकिन नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। डोमेस्टिक इनकम में इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है।
ठीक है, नॉर्मल। अब और चूंकि नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ की है, वो साउथ कोरिया की है, तो वो साउथ कोरिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा, लेकिन इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आता। जितनी भी फॉरेन की कंपनीज हैं, वो भले ही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क कर रही हों, कितने ही सालों से वर्क कर रही हों, उनकी इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। दैट इज फॉर वेरी श्योर। ठीक है, अब मैंने यहां पर एमएनसीज को ही क्यों बोला भाई, देखो जैसे यूनिसेफ है, ठीक है, WHO है, ठीक है, आपका UNO है, ये सब क्या है, ये सब कंपनीज नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है, ये जो है ये सोशल वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये समझने वाली यहाँ पर बात है, जो आपको आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया, देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा हुआ है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी से कंफ्यूज नहीं होना है। डोमेस्टिक टेरिटरी वाला बंदा नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम करने वाली खास करके फॉरेन कंपनीज जो हैं, वो हमारी नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा कुछ हद तक। ये क्लैरिफिकेशन के लिए जो है मैंने ये वीडियो आपके तैयार किया है। ठीक है, मैंने उम्मीद की थी कि आप लोग पढ़ोगे तो शायद क्वेश्चन कुछ रेज होगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। एनीवेज, मुझे लगता है क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है नॉर्मल रेसिडेंट के केस में, अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, ओके, थैंक यू।